मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसान ने ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, जिसकी वजह से नेचर का बैलेंस ख़राब हो गया था। और बताया जाता है कि चारों मुखपरी फैल गई है, जिसकी वजह से लोगों को 2 टाइम का खाना खाने में प्रॉब्लम हो गई थी। मूवी में मेन कैरेक्टर कूपर को दिखाया जाता है, जो एक सपने में खुद को एक रॉकेट में देखता है और वो रॉकेट क्रैश हो जाता है, जिस पर इसकी आंख खुल जाती है। इसके सामने इसकी बेटी मार्फ होती है। वो इससे पूछती है, क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? जिस पर वो कहता है, नहीं। फिर सीन चेंज होता है और उसका एक लड़का भी होता है जिसका नाम टॉम होता है। वो अब बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं कि कूप टॉम को कहता है, आज मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर चलाना सिखाऊंगा। फिर दिखाया जाता है कि कूप एक पायलट होता है, लेकिन इसने अब ये काम छोड़ दिया था और वो अब मकई की खेती का काम करता था, क्योंकि पूरी ज़मीन पर सिर्फ मकई की खेती ही बची थी और इसके अलावा अब तमाम फसलों के लिए इन्वायरमेंट ख़राब हो गया था। कूप और मार्फ कार में जा रहे होते हैं कि कूप को एक रॉकेट दिखाई देता है। कूप कार मार्फ को चलाने के लिए देता है और ख़ुद इस रॉकेट को ट्रैक करते हुए इससे हैक कर लेता है। कूप इसको लैंड करवाता है और वो सब रॉकेट के पास चले जाते हैं। कूप अपने बच्चों को बताता है कि ये रॉकेट तकरीबन 20 साल से एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। कूप इसकी बैटरी निकाल लेता है और वहाँ से सीधा मार्फ के स्कूल में जाता है। वहाँ मार्फ की टीचर कूप को बोलती है कि आपके बच्चे टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन दुनिया को इस टाइम साइंटिस्ट की नहीं बल्कि फार्मर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कूप अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहता है। इसके बाद वहाँ से वो सब लोग बेसबॉल देखने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ धूल का तूफान आता है और सब लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन कूप उठकर मैप्स चेक कर रहा होता है कि वहाँ कुछ अजीब सिग्नल्स मिलते हैं इसे, और कूप उठ के इन सिग्नल्स वाली जगह पे चला जाता है। वहाँ से कुछ लोग कूप को पकड़ते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ एक नर्स होती है जो कूप के टेस्ट करती है। इसके बाद इसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ बहुत से लोग बैठे होते हैं। वहाँ डॉक्टर बैंड कूप को बताते हैं कि ज़मीन का इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो गया है और कुछ साल बाद हम सबको इस ज़मीन को छोड़ के किसी और प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ की फार्मिंग नहीं की जा सकेगी। डॉक्टर कूप को एक रॉकेट दिखाता है और उसे बताता है कि यही वो रॉकेट है जिसका तुम्हें पायलट बनना है। जिस पर कूप कहता है कि मैं कभी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं गया। इस पर साइंटिस्ट जवाब देता है कि सिर्फ तुम ही वो आदमी हो जो हमें ज़मीन से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचा सकता है। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। एक दूसरा साइंटिस्ट कूप को बताता है कि हमने एक ब्लैक होल को ढूंढ लिया है जिससे गुजर के हम दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं। एक और साइंटिस्ट कहता है कि हमने वहाँ पहले 12 साइंटिस्ट भेजे हैं, जिनमें से हमें 3 का सिग्नल मिला है। डॉक्टर कूप को कहता है कि तुम अगर नहीं गए तो तुम्हारे बच्चों की नस्ल इस ज़मीन पर आखिरी नस्ल होगी। इसके बाद इस ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी। तुम्हें अपनी और हम सब की आने वाली नस्लों के लिए जाना पड़ेगा। जिस पर कूप मान जाता है और घर आके बताता है, जिस पर इसकी अपनी बेटी मार्फ से लड़ाई हो जाती है। वो कहती है, आप हमें छोड़ के चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। कूप मार्फ को एक घड़ी देता है और उसे कहता है कि मार्फ, जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ऐसा बोल के कूप वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें एक रॉकेट दिखाया जाता है जिसमें कूपर, डॉक्टर रोमल और रोयली बैठे होते हैं। वो सब एक एयरशिप की मदद से ज़मीन के मदार से बाहर निकल जाते हैं। वो वहाँ जाके अपने एयरशिप को स्पेस स्टेशन से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद कूप अपनी बेटी को मैसेज करता है कि अपनी रात को ख़राब नहीं करना, जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना। इसका मैसेज ज़मीन पर पहुँचता है तो ऑफिस से डॉक्टर ब्लेंड इस मैसेज की रिकॉर्डिंग लेके कूप की फैमिली के पास जाता है और उन्हें सुनाता है और उनसे कहता है कि अगर आपने कूप को कोई मैसेज भेजना है तो मुझे रिकॉर्ड करके दे दें। इधर कूप और उसकी टीम मिशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और फिर वो हाइपर स्लिप में चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और कूप लोगों का स्पेस क्राफ्ट ब्लैक होल के करीब पहुंच जाता है। ब्लैक होल को देख के कूप कहता है कि हमें पढ़ाया गया था ब्लैक होल गोल है, लेकिन ये गोल नहीं है। कूप अपनी टीम को ब्लैक होल के बारे में सब समझाता है। इसके बाद कूप अपने स्पेस स्टेशन को ब्लैक होल में ले जाता है, जिसमें दाखिल होते ही तमाम डिवाइसेस काम करना छोड़ देती हैं। लेकिन वो कुछ ही देर में इस स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास 3 साइंटिस्ट का मैसेज आया था, सो वो प्लान करते हैं कि वो तीनों अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके डाटा कलेक्ट करेंगे। कूप, मर्फ और रॉयली एक स्पेसशिप के लिए एक प्लांट की तरफ चले जाते हैं जहाँ से इन्हें डाटा कलेक्ट करना होता है। जिस प्लेनेट पे वो जा रहे होते हैं वहाँ का 1 घंटा ज़मीन के 7 सालों के बराबर होता है और ये सब कुछ टाइम रिलेटिविटी पे बेस करता है। इसके बाद वो लोग उस प्लेनेट पे पहुँच जाते हैं और कूप स्पेसशिप को सेफली लैंड करवा देता है। इसके बाद वो तीनों, इनके साथ एक रोबोट भी होता है, वो वहाँ इन साइंटिस्ट की स्पेस क्राफ्ट को तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें वहाँ इस स्पेस क्राफ्ट के टुकड़े ही मिलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो स्पेसशिप वहाँ लैंड करते ही क्रैश कर गया था। मर्फ वहाँ कुछ तलाश कर रही होती है कि वहाँ उसे एक हैवी डाटा डिस्क मिलती है। मर्फ इसे निकाल रही होती है कि वहाँ पानी का तूफान आता दिखाई देता है। कूप इन्हें स्पेस स्टेशन में वापस आने को बोलता है।
इतने में वो डिस्क वहाँ गिर जाती है। मिल्फ पानी में डूब रही होती है कि उसे वो रोबोट बचा लेता है। जहाज़ में भी पानी भर जाता है, जिसे रोबोट जल्दी से क्लियर करने की कमांड का बटन दबा देता है और कहता है कि ये पानी निकलने में 45 मिनट्स लगेंगे। लेकिन इस सब के दौरान कूप की टीम का एक साथी इस पानी में फंस जाता है और पानी की लहरें इसे बहा ले जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ दोबारा पानी का तूफान आता दिखाई देता है, लेकिन कूप कमाल महारत से फुल स्पीड से जहाज़ को भगाता है और वो सेफली टेक ऑफ कर जाते हैं और सीधे स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ आके इन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट से वापस स्पेसशिप पे आते आते इन्हें 23 साल बीत गए थे। यानी इस प्लेनेट पे 3 घंटे 20 मिनट गुजारे उन्होंने और ज़मीन पे 23 साल बीत गए। ये जान के वो दोनों दुखी हो जाते हैं। कूप के साथ जो लड़की होती है वो उसे कहती है इस दौरान हमें ज़मीन से बहुत मैसेज आए होंगे। वो मैसेज चेक करते हैं और एक वीडियो मैसेज में कूप का बेटा टॉम दिखाया जाता है, जो अब बहुत बड़ा हो चुका है। उसने शादी भी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। एक और वीडियो मैसेज में टॉम कूप को बताता है कि इसकी बीवी मर गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। कूप ये सब कुछ देख के रोने लगता है, क्योंकि वो जिस प्लेनेट पे गए थे उसके कुछ घंटे ज़मीन के 23 साल के बराबर थे। इसके बाद कूप की बेटी का मैसेज आता है, जो उसे पहली बार मैसेज करती है और उसे बताती है मेरी उम्र आप जितनी हो गई है, आपने कहा था जब तुम मुझ जितनी हो जाओगी मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इसके बाद कूप अपनी टीम से बात करने लगता है। मर्फ कूप को कहती है कि हमें इसके बाद इस प्लेनेट पे जाना चाहिए जहाँ से एडमन हमें सिग्नल भेजता था। यहाँ से कूप को पता चलता है कि मर्फ एडमन से प्यार करती है, लेकिन वो इस प्लेनेट पे नहीं जाते। वो सब वोटिंग करते हैं और फिर फैसला होता है कि वो उस प्लेनेट पे जाएंगे जहाँ से डॉक्टर फ्रैंक सिग्नल्स भेज रहा है। मर्फ कहती है अगर इस प्लेनेट पे भी लाइफ ना मिली तो फिर तुमने ये डिसाइड करना है कि इसके बाद तुमने ज़मीन पे वापस जाना है अपने बच्चों के पास, या इस प्लेनेट पे जाना है जहाँ से एडमन सिग्नल भेज रहा है। फिर सीन चेंज होता है और कूप की बेटी मार्फ को दिखाया जाता है, जो नासा के हेडक्वार्टर में आती है और रोते हुए कूपर को मैसेज भेजने की कोशिश करती है। मार्फ प्रोफेसर ब्रेंड को उस रूम से दूसरे रूम में ले जाती है। वहाँ प्रोफेसर ब्रेंड मार्फ को कहते हैं कि हमारे और कूपर के स्पेस स्टेशन में काफ़ी दूरी है, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा मैसेज इस तक ना पहुँच पाता हो। मार्फ बोलती है कि मैं मानती हूँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जिस पर प्रोफेसर ब्रेंड बोलते हैं कि कूपर ह्यूमन जनरेशन को बचाने गया है, मुझे यकीन है वो ज़रूर कामयाब होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्फ एक मैथमेटिक इक्वेशन को देखती है और प्रोफेसर ब्रेंड को बोलती है कि मुझे लगता है आप एक घेरे में घूमे जा रहे हैं अपनी सोच बदले बिना। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जिस पे प्रोफेसर कहते हैं तुम मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत पे सवाल उठा रही हो। मार्फ जवाब देती है मेहनत पे सवाल नहीं उठा रही, सोच बदलने का बोल रही हूँ, जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर ब्रेंड वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं मैं अपनी बेटी से बात करने जा रहा हूँ। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कूप अपनी टीम को कहता है हमारे पास फ्यूल बहुत कम बचा है, जिससे हम किसी एक ही प्लेनेट पे जा सकते हैं। जिस पर रोमली बोलता है हमें वेन के बताए हुए प्लेनेट पे जाना चाहिए, और मर्फ बोलती है नहीं, एडमन के बताए हुए प्लेनेट पे जाना चाहिए। जिसके बाद वोटिंग होती है और फैसला होता है कि वो वेन के बताए हुए प्लेनेट पे जाएंगे। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और मार्फ को दिखाया जाता है, जो टॉम के घर जाती है और टॉम के बेटे को खांसता देख के उदास हो जाती है। वो टॉम की बीवी को कहती है कि हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिस पर टॉम की बीवी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इसके बाद प्रोफेसर ब्रेंड को दिखाया जाता है, जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। मार्फ भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। प्रोफेसर ब्रेंड मार्फ की तरफ देखते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि हमने तुमसे झूठ बोला था कि कूपर वापस आएगा। कूपर को कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। जिस पर मार्फ पूछती है कि क्या कूपर को पता था ये सब, जिस पर प्रोफेसर ब्रेंड बोलते हैं कि रात को खाली ना जाने देना, और ये वर्ड्स बोलते हुए प्रोफेसर की डेथ हो जाती है। मार्फ कूपर को ये मैसेज भेजती है कि प्रोफेसर ब्रेंड की डेथ हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूपर और उसकी टीम इस प्लेनेट पे जाने लगते हैं जहाँ डॉक्टर वेन थे। वहाँ स्पेसशिप को लैंड करवाने के बाद वो डॉक्टर वेन को ढूंढने लगते हैं कि इन्हें वहाँ डॉक्टर वेन की रेड शिप नज़र आती है। वो वहाँ उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ डॉक्टर वेन हाइपर स्लीप में सो रहे होते हैं। वो डॉक्टर वेन को हाइपर स्लीप से उठाते हैं और डॉक्टर वेन इन्हें देख के रोने लगता है। डॉक्टर वेन इन्हें बताता है कि इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एमोनिया की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती। मैंने इस प्लेनेट पे बहुत टाइम गुजारा है और जो रिसर्च की इसके मुताबिक अगर हम इस प्लेनेट की गहराई में जाएं तो वहाँ ह्यूमन कॉलोनी बनाई जा सकती है। मैंने इसके लिए कई रोबोट्स भेजे थे और उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है।
कूपर पूछता है कि आपने इस प्लेनेट पे कहाँ तक रिसर्च की है, जिस पर डॉक्टर वेन कहता है कि मैं इस प्लेनेट के कई डायरेक्शंस में गया हूँ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़्यादा दूर नहीं जा सका। मैंने एक रोबोट भेजा था जिसने इसका सैंपल कलेक्ट कर दिया था, लेकिन इसमें ब्लास्ट हो गया। मैंने इसको रिपेयर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका। इतने में कूपर को मार्फ का मैसेज रिसीव होता है, जिसमें वो इन्हें प्रोफेसर ब्रेंड की डेथ की खबर देती है और साथ बताती है कि प्रोफेसर ब्रेंड को पता था कि आप ज़मीन पर वापस कभी नहीं आ सकेंगे। डैड, आप हमें यहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ गए? डॉक्टर वेन बोलता है कि प्रोफेसर ब्रेंड को पता चल चुका था कि अब ज़मीन नहीं बचेगी, जिस पर कूपर रोवली से पूछता है कि क्या ये सच है, जिस पर वो जवाब देता है कि प्रोफेसर ब्रेंड ने वो इक्वेशन डॉक्टर वेन को भेजने से पहले ही सॉल्व कर दी थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ब्लैक होल के अंदर जाने में क्या होता है। इन्हें ब्लैक होल के बारे में और भी मालूमात चाहिए थी। वेन बोलता है कि उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है और कूपर गुस्से से कहता है उन्होंने हम सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। रोमली कूपर को बोलता है कि तुम्हारे पास एक चांस होगा, जब तुम इस ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो तुम वहाँ प्रोफेसर ब्रेंड की इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद कूपर डॉक्टर वेन के साथ इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने जाता है और बोलता है कि जैसे ही तुम यहाँ बेस स्टेशन लगाओगे मैं अपने प्लेनेट ज़मीन पे वापस चला जाऊँगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि रोबली इस रोबोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और टारस रोबोट बाहर खड़ा होकर सभी एस्ट्रोलॉजर्स के दरमियान ट्रांसमीटर का काम करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर वेन धोखे से कूपर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसका ट्रांसमीटर निकाल के नीचे फेंक देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट के मुतालिक डॉक्टर वेन का सारा रिसर्च डाटा झूठा था। ये प्लेनेट इंसानों के रहने के काबिल नहीं होता। डॉक्टर वेन ने वो झूठे सिग्नल इसलिए भेजे थे कि इस बहाने इसे यहाँ से लेने कोई ना कोई ज़रूर आएगा। डॉक्टर वेन वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैंने ये सब आने वाली ह्यूमन जनरेशन को बचाने के लिए किया और मैं नहीं चाहता कि वो स्पेसशिप तुम यहाँ से ले जाओ। कूपर को वो ट्रांसमीटर मिल जाता है और वो सिग्नल भेजता है कि मुझे बचाओ। ब्लेंड फुल स्पीड में जहाज़ को चलाती है और कूपर को बचा लेती है। कूपर इनको बताता है कि डॉक्टर वेन ने जो डाटा भेजा था वो सारा डाटा फेक है। इधर रोवली को भी पता चल जाता है कि ये सारा डाटा फेक है, लेकिन इसी टाइम वहाँ एयरशिप में ब्लास्ट होता है और रोवली की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कूपर मिर्फ और टारस एयरशिप में बैठ के स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इनसे पहले डॉक्टर वेन वहाँ एयरशिप को लेके पहुँच जाता है, लेकिन वो अपने एयरशिप को अच्छी तरह स्पेसशिप से कनेक्ट नहीं कर पाता और वो बिना चेक किए एज को खोलता है, जिससे स्पेसशिप में ब्लास्ट हो जाता है। कूपर बड़ी मुश्किल से अपने एयरशिप को स्पेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करता है और वो देखते हैं कि स्पेसशिप के कुछ ही पार्ट्स में प्रॉब्लम आई है। वो प्लान बनाते हैं कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटी को यूज़ करके एडमन के बताए हुए प्लेनेट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो स्पेसशिप को ब्लैक होल के अंदर दाखिल करते हैं कूपर खुद को स्पेसशिप से डिटैच कर देता है। वो इस प्लेनेट पे पहुंच जाता है जहां टाइम एंड इमोशंस इक्वल टू क्वांटिटी होते हैं। जैसे ज़मीन पर 3 डायमेंशंस होते हैं, वैसे ही इस प्लेनेट पर 5 डायमेंशंस होते हैं। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि मार्फ जो कूपर की बेटी होती है वो इन डायमेंशंस को सॉल्व कर देती है और वो ऐसा करके बहुत खुश हो जाती है। मार्फ टॉम और उसकी फैमिली को अपने घर ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन टॉम वहां जाने से मना कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्फ टॉम की मकई की खेत में आग लगा देती है और ये देख के टॉम वहां चला जाता है। इसके बाद मार्फ अपने घर जाती है और बुक शेल्फ की तरफ देखने लगती है। इधर कूपर को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर टाइम की एक डायमेंशन ऐसी है जिसके जरिए हम फ्यूचर और पास्ट को देख सकते हैं। कूपर को अपनी बेटी का बचपन नजर आता है, वो कुछ बुक्स गिराता है और बार बार ऐसा करता है। कूपर को अब समझ आता है कि मैं ही वो शख्स था जिसे देख के इसकी बेटी बोलती थी कि मेरे कमरे में भूत है। कूपर समझ जाता है कि मैं ही वो इंसान था जिसने अपने आप को यहाँ पर बुलाया। हम देखते हैं कि सीन बार बार कभी प्रेजेंट और कभी पास्ट में चला जाता है। कूपर ग्रेविटी की मदद लेते हुए घड़ी की हेल्प से कुछ मैसेज मार्फ तक पहुंचा देता है और मार्फ इसे सॉल्व कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कूपर एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अब इसकी उम्र 124 साल थी। डॉक्टर्स ने इसे बताया कि इंसानों ने ज़मीन को छोड़कर सगिटेरियस के पास अपनी बस्ती बसा ली है। कूपर वहां से घर जाके टार्स को ठीक करता है और फिर घर जाके अपनी बेटी मार्फ से मिलता है। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। आप सोचे कि कूपर 124 साल का अभी जवान है और उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है। ये सब कुछ टाइम रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। मार्फ कूपर से मिलकर खुश होती है और उसे बताती है कि आपका कोई वेट कर रहा है। यहाँ दिखाया जाता है कि कूपर की टीम की वो लड़की उस प्लेनेट तक पहुँच गई है जहाँ से एडमन सिग्नल भेज रहा होता था और वहाँ जाके देखती है कि एडमन की डेथ हो चुकी है। लास्ट में दिखाया जाता है कि कूपर टार्स के साथ एक हाई स्पीड स्पेसशिप को लेके ब्लेंड की हेल्प करने चला जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको टाइम रिलेटिविटी की थ्योरी की समझ आई या नहीं आई। मिलते हैं फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल
और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।